हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के पाठ 8 में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों, हम किसकी बात कर रहे थे? मानव जीनोम प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। और लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के उद्देश्य देख लिए थे, क्यों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था, और क्रियाविधि में हमने देख लिया था दो तरीके अपनाए गए थे। दो तरीके याद है बच्चों, एक ईएसटी और दूसरा सीक्वेंस एंड नोटेशंस, है ना। अब हम आगे आज देखेंगे कि एचजीपी में क्या किया गया। मानव डीएनए को या मानव जीनोम को सीक्वेंस या क्रम कैसे पता किया गया, है ना बच्चों। तो इसमें क्या किया गया भाई, इस क्रियाविधि में सबसे पहले पूरे मानव डीएनए को, ठीक है, मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया गया। तो सबसे पहले क्या किया भाई, मानव डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उपचार किया गया। अब आपको पता है, जब आप मानव डीएनए को या मानव जीनोम को या किसी भी डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विशिष्ट पैलिंड्रोमिक क्रमों को पहचानेगी, विशिष्ट पैलिंड्रोमिक क्रमों के मध्य काटेगी, और जब वो विशिष्ट पैलिंड्रोमिक क्रम के मध्य काटेगी तो कई सारे डीएनए खंड उत्पन्न हो जाएंगे, है ना भाई। तो क्या किया गया, ये रहा मानव डीएनए, ठीक है, ये पूरा मानव डीएनए है। अब इस पूरे मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया गया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगी, जहां जहां पर पैलिंड्रोमिक क्रम है वहां वहां पर काटेगी। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के उपचार के पश्चात क्या होगा, कई सारे डीएनए के खंड उत्पन्न होंगे, है ना भाई। मानव डीएनए को जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उपचारित किया जाएगा तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विशिष्ट पैलिंड्रोमिक क्रमों के मध्य काटेगी और कई सारे डीएनए के खंड उत्पन्न हो जाएंगे। अब ये सारे डीएनए के खंड बेहद बड़े होंगे। मानव का डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डीएनए के खंडों को काटेगी तो बहुत बड़े बड़े डीएनए के खंड उत्पन्न होंगे। अब इन डीएनए खंडों को किसके साथ जोड़ना है, क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ा गया था। किसके साथ जोड़ा गया भाई, क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ा जाएगा। अब आपको याद है बच्चों, जब हमने क्लोनिंग वेक्टर की बात की थी तो बड़े डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए, हां, बड़े डीएनए खंड को जोड़ने के लिए बड़े क्लोनिंग वाहक की आवश्यकता होगी। और सबसे बड़े क्लोनिंग वाहक कौन से थे, सबसे बड़े क्लोनिंग वाहक कौन से थे भाई, बैक और यैक। हां, सबसे बड़े क्लोनिंग वाहक जो कृत्रिम रूप से बनाए गए थे और जो बड़े डीएनए खंडों से जुड़ सकते थे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो बहुत कॉमन प्रश्न है नीट का कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में या मानव जीनोम प्रोजेक्ट में कौन से क्लोनिंग वाहक का प्रयोग किया गया, कौन से क्लोनिंग वाहक का प्रयोग किया गया बच्चों, बैक और यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। याद रखना बच्चों, ये भी कैसे क्लोनिंग वाहक है, कृत्रिम क्लोनिंग वाहक हैं, ठीक है। कैसे क्लोनिंग वाहक हैं, कृत्रिम बनाए गए क्लोनिंग वाहक हैं। और बैक और यैक को ही क्यों यूज कर रहे हैं, प्लास्मिड डीएनए को क्यों नहीं यूज कर रहे, जीवाणु भोजी को, पश्च विषाणु को, इन सब क्लोनिंग वाहकों को, क्योंकि सब छोटे क्लोनिंग वाहक हैं। बड़े क्लोनिंग वाहक चाहिए जो बड़े डीएनए के खंडों के साथ जुड़ सकें,
तो क्या किया भाई, क्रियाविधि में मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित करने पर कई सारे डीएनए के खंड आ गए। वो कई सारे जो डीएनए के खंड आ गए, उन सब बड़े बड़े डीएनए खंडों को क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये एक तरह की क्या बनाई गई है। यहां पर एक और चीज याद रखना, इसे क्या कहते हैं बच्चों, जीन लाइब्रेरी। हां, इसे हम और किसका नाम जान सकते हैं, जीन लाइब्रेरी भी कह सकते हो। जीन लाइब्रेरी का मतलब क्या है बच्चों, जब हमने पूरा मानव डीएनए ले लिया, एक कोशिका में जितना भी पूरा संपूर्ण मानव डीएनए लिया, संपूर्ण मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया, तो कई सारे डीएनए के खंड आए। सभी सारे डीएनए खंड जो आए, उनको क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ दिया। मतलब संपूर्ण मानव डीएनए के जितने भी खंड हैं, उन सब को आपने क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ दिया। तो इसे ही क्या कहते हैं, जीन लाइब्रेरी का निर्माण। जब आप संपूर्ण मानव डीएनए के सारे डीएनए खंड को क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ देते हो और परपोषी कोशिका में डाल के संग्रहित कर देते हो, उसे क्या कहते हैं, जीन लाइब्रेरी कहेंगे। ठीक है, याद रखना, यहां पर संपूर्ण मानव डीएनए है। हां, पूर्ण मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया गया। कई सारे डीएनए के खंड आए, सभी खंडों को अलग अलग क्लोनिंग वाहक, बैक या यैक क्लोनिंग वाहक में जोड़ा गया और जीन लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। हां, अब आप सोचेंगे बच्चों, देखो यहां पर बी मतलब बैक्टीरिया है, यहां पर यैक का मतलब यीस्ट है। इसका मतलब आप यह भी सोच सकते हो बच्चों कि सर इसमें परपोषी कोशिका किसे यूज किया जाएगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, परपोषी कोशिका जीवाणु व कवक। जीवाणु व कवक भी कौन सी, यीस्ट, है ना भाई। आपने पूरा मानव डीएनए लिया, पूरे मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, कई सारे डीएनए के खंड आ गए, सबको क्लोनिंग वाहक बैक और यैक से जोड़ा। जिसको बैक से जोड़ा उसको जीवाणु परपोषी कोशिका में निवेशित कर दिया, जिसको यीस्ट से जोड़ा जिसको यैक से जोड़ा उसको यीस्ट में निवेशित कर दिया। और इस पूरे को क्या कहेंगे, इस पूरे संग्रहालय को, पूरे मानव डीएनए का संग्रहालय है ये। अपन ने पूरे मानव डीएनए को खंडों में तोड़ दिया, सबके साथ क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ दिया, यीस्ट और जीवाणु कोशिका में संग्रहित कर दिया। इसे जीन लाइब्रेरी कहेंगे। अब ये तो संग्रहित कर दिया, क्रम पता करना है ना कि डीएनए का क्रम क्या है। भाई अपन को संग्रहालय थोड़ी बनाना है, जीन लाइब्रेरी तो बन गई, लेकिन डीएनए का क्रम ज्ञात करना है। ए टी सी जी ए, ये क्रम क्या है। तो क्रम पता लगाने की तकनीक का विकास दूसरे वैज्ञानिक ने किया। हां, किसने किया भाई, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, डीएनए क्रम ज्ञात करने की तकनीक। हां भाई, एफ सैंगर नामक वैज्ञानिक ने बताई। तो डीएनए क्रम ज्ञात करने की तकनीक एफ सैंगर ने बनाई। और उस तकनीक को क्या कहते हैं भाई, डाइडिऑक्सी या चेन टर्मिनेशन तकनीक। ठीक है भाई। तो कौन वैज्ञानिक थे, सैंगर नामक एक वैज्ञानिक थे। सैंगर नामक वैज्ञानिक ने डीएनए क्रम को ज्ञात करने की तकनीक बनाई। उस तकनीक को हम कहते हैं डाइडिऑक्सी या चेन टर्मिनेशन तकनीक। इसी तकनीक से डीएनए का क्रम पता कर दिया। देखो बच्चों, ये तकनीक जो है ना, ये भी बहुत जबरदस्त तकनीक है। अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स लेते हो आगे चलकर, है ना, नीट में तो नहीं है,
नीट या एमबीबीएस में नहीं है, लेकिन जब हम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं या बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स हम फॉरेन यूनिवर्सिटी से जाके करते हैं तो वहां पर यह तकनीक जरूर बताई जाती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग तकनीक होती है जिसमें हम डीएनए का क्रम पता करते हैं। लेकिन हमारे लिए, नीट के लिए और एमबीबीएस कोर्सेज के लिए इस तकनीक का नाम पता होना चाहिए, और यह किस वैज्ञानिक ने दी है? सैंगर ने। तो सैंगर नामक वैज्ञानिक ने डीएनए क्रम को ज्ञात करने की तकनीक बनाई जिसे हम कहते हैं डाइडिऑक्सी या चेन टर्मिनेशन तकनीक, और डीएनए का क्रम ज्ञात कर लिया गया। ठीक है, अब एक चीज भाई, सारा डीएनए का क्रम तो ज्ञात किया गया, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, गुणसूत्र 1। भाई अपन ने तो कहा था कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 2003 में पूरा हो गया, मतलब 2003 तक इस सैंगर की जो तकनीक है उससे अपन ने सारे डीएनए का क्रम पता कर लिया। लेकिन एक चीज रह गई थी, गुणसूत्र 1 जो है ना, उसका क्रम, उसका उस पर जो डीएनए है, गुणसूत्र 1 पर जो डीएनए है उसका क्रम मई 2006 में पूरा हुआ। तो इसका क्रम मई 2006 में पूरा किया गया। तो कौन सा ऐसा गुणसूत्र था जिसका क्रम अंत में पता किया गया? वो था गुणसूत्र 1। हां, लेकिन हम जब प्रोजेक्ट वर्ष लिखते हैं तो 1990 से, आप बोलोगे सर 2006 लिखना चाहिए, बट 1990 से 2003 लिखते हैं क्योंकि 2003 तक बाकी सभी गुणसूत्र का, सारे डीएनए का क्रम ज्ञात कर लिया था, उस पर रिपोर्ट भी तैयार हो गई थी, सब कुछ हो गया था। हां, केवल कुछ कमी रह गई थी वो गुणसूत्र 1 के डीएनए क्रम की, जो मई 2006 में पूरा हो गया। लेकिन लिखने के लिए हमेशा लिखा जाता है 1990 से 2003 में मानव जीनोम प्रोजेक्ट है। ठीक है भाई, तो क्या किया गया था वापस देखेंगे। हम क्या कर रहे थे? मानव डीएनए का क्रम ज्ञात करना था, संपूर्ण मानव डीएनए का क्रम ज्ञात करना था। तो संपूर्ण मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित करने पर डीएनए के छोटे छोटे खंड आ गए, डीएनए के बड़े बड़े खंड आ गए, सॉरी। इन सभी बड़े डीएनए खंडों को क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ना था। कौन से क्लोनिंग वाहक का यूज किया गया? बैक और यैक का यूज किया गया, और फिर इनको परपोषी कोशिका, जीवाणु और यीस्ट में डाल दिया गया। एक जीन लाइब्रेरी तैयार कर दी गई जिसमें संपूर्ण मानव डीएनए के खंड थे। अब फिर क्रम ज्ञात करने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई? डीएनए क्रम को या न्यूक्लियोटाइड क्रम को ज्ञात करने के लिए सैंगर की तकनीक यूज की गई, डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन। इससे मानव डीएनए का क्रम भी पता कर लिया गया, और 2006 में थोड़ा सा एक गुणसूत्र 1 का जो डीएनए है उसका क्रम 2006 में पूरा हो गया। ठीक है भाई, तो ये तो पूरी क्रियाविधि हो गई। अब जब पूरा मानव डीएनए का क्रम ज्ञात कर लिया गया, संपूर्ण मानव डीएनए का क्रम ज्ञात कर लिया गया, तो क्या उपलब्धि, क्या इंफॉर्मेशन हमको मिली? तो अब हम बात करेंगे वही एचजीपी के लक्षण की। ठीक है भाई, कि क्या क्या चीजें मालूम चली हमको। तो पहली चीज मालूम चली कि मानव डीएनए में या मानव जीनोम में कुल कितने डीएनए न्यूक्लियोटाइड क्रम है? 3164.7 मिलियन कह दो, या 3.1647 बिलियन कह दो, है ना भाई। मिलियन का मतलब पता है ना, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, मतलब 10 की पावर 6, और बिलियन का मतलब पता होगा 10 की पावर 9, 100 करोड़। 100 करोड़ का मतलब होता है बिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है ना भाई। चलो, तो अब हम लोग 3 बिलियन करते थे,
वास्तविकता में कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 3.164.7 बिलियन क्षारक जोड़े उपस्थित होते हैं। तो मानव जीनोम में कुल कितने बेस पेयर हैं भाई? या तो कह दो 3164.7 मिलियन, और अगर बिलियन लिखना चाहते हो तो 3 बिंदु आगे ले लो, 3.16447 बिलियन बेस पेयर्स। हम जो 3.3 कर रहे थे ना, 3.3 बिलियन बेस पेयर्स, वो तो अप्रोक्सीमेट था। एग्जैक्ट कितने, सटीक संख्या क्या है? सटीक संख्या ये है 3.1647 बिलियन क्षारक जोड़े। ये मालूम चल गया। फिर यह भी मालूम चला कि जितने इंसान हैं, सारे मानव जो हैं, सभी में 99.9% डीएनए एक समान है। हां, 99.9% डीएनए सभी व्यक्तियों में एक समान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद सामने आई, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मानव हैं, सभी में 99.9% डीएनए एक समान होता है। केवल 0.1% का अंतर। और अपन ने जनन वाला चैप्टर पढ़ा था बच्चों, उसमें अपन ने आइडेंटिकल ट्विन्स पढ़े थे, याद है? एक युग्मनज वाले ट्विन्स जो एक शुक्राणु और एक अंडाणु से बनते थे, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, उनमें 100% डीएनए एक जैसा होगा, क्योंकि वो एक ही शुक्राणु एक ही अंडाणु से बने हैं। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स थे, जो एक युग्मनज ट्विन्स थे, उनका डीएनए 100% एक जैसा है। बाकी सभी व्यक्तियों की, बाकी हम सब लोगों की, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, सारे स्टूडेंट्स, हम सब में कितना परसेंट डीएनए एक जैसा है? 99.9% डीएनए सभी में एक जैसा है। केवल 0.1% डीएनए अलग है ना? 99.9% डीएनए सभी में एक जैसा, सिर्फ 0.1% अंतर है। ठीक है, तो 99.9% डीएनए सभी व्यक्तियों में एक समान होगा। फिर तीसरा संख्या क्या आई? कुल जीन्स की संख्या कितनी निकली? 30,000 से 35,000। कुल जीन्स की संख्या कितनी निकली? 30,000 से 35,000। कितना अनुमान कितना था? 80,000 से 1.5 लाख अनुमान था ना भाई? अनुमान क्या था? अनुमान था कि 80,000 से 1.5 लाख जीन्स होंगी। निकली कितनी? 30,000 से 35,000। इसे कहते हैं बच्चों सी वैल्यू पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक अंग्रेजी शब्द है। पैराडॉक्स का मतलब है आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो। ठीक है, मतलब जैसा लग रहा है वैसा ना हो। तो वैज्ञानिकों को लग रहा था हम लोग जटिल जीव हैं, तो हमारा डीएनए या जीन्स भी ज्यादा होने चाहिए, ऐसा उनको लग रहा था। ऐसा नहीं हुआ। जीन्स कितनी निकली? 30 से 35,000। ठीक है, मतलब जीन की संख्या कम है, इसका मतलब नॉन कोडिंग डीएनए अधिक है। यही मतलब हुआ ना कि भाई जीन्स तो 80,000 से 1.5 लाख अनुमानित थी, इतना सोचा गया था अनुमान, लेकिन निकली बहुत कम। मतलब वास्तविकता में जीन की संख्या बेहद कम है। नॉन कोडिंग डीएनए, वो डीएनए जो अभिव्यक्त नहीं होता,
वो डीएनए जो प्रोटीन नहीं बनाता उसकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये क्या है, क्या काम करेगा, सुनो अभी। तो तीसरा बिंदु आया बच्चों, ये चौथा बिंदु क्या आ गया, जीन की जो एवरेज साइज है, जीन की एवरेज साइज कितनी भाई, 3000 बेसेस। ठीक है, ये जो 30,000 से 35,000 जीन्स हैं उनकी एवरेज साइज है 3000 बेसेस, लेकिन सबसे बड़ी जीन, ठीक है, सबसे बड़ी जीन वो है बच्चों मस्क्यूलर डिस्ट्रोफिन की जीन है। कौन सी जीन है, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफिन की जीन। इसकी साइज 2.4 मिलियन बेसेस। सबसे बड़ी जीन क्या है, एक सेकेंड, हां ठीक है। तो वैसे तो जीन की एवरेज साइज कितनी है, 3000 बेसेस है, लेकिन सबसे बड़ी जीन है मस्कुलर डिस्ट्रोफिन की जीन। और यह जीन कौन से गुणसूत्र पर होती है, एक्स गुणसूत्र पर। यह जीन कौन से गुणसूत्र पर है, एक्स गुणसूत्र पर मस्कुलर डिस्ट्रोफिन की जीन होती है, और उसकी साइज 2.4 मिलियन बेसिस। मतलब 2.4 मिलियन का मतलब पता है ना, 10 लाख। ठीक है, तो क्या क्या लक्षण है भाई, वापस देखें। एचजीपी के लक्षण क्या क्या हैं। पहले तो मानव जीनोम में एग्जैक्ट संख्या मालूम चल गई। जो हम 3.3 बिलियन क्षारक जोड़े कर रहे थे ना जीनोम के, वो 3.3 बिलियन ना होकर 3.1647 बिलियन बेस पेयर्स हो गए। फिर 99.9% डीएनए, हां 99.9% डीएनए सभी व्यक्तियों में एक जैसा है। मतलब हम सभी व्यक्तियों में केवल 0.1% डीएनए अलग है। केवल 0.1% डीएनए हर व्यक्ति में अलग है, 99.9% डीएनए एक समान है। फिर कुल जीन्स की संख्या निकली 30,000 से 35,000। जो सोचा गया था वैसा नहीं हुआ, जीन्स की संख्या काफी कम है, मतलब नॉन कोडिंग डीएनए की संख्या ज्यादा है। इसे सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। जीन्स की एवरेज साइज कितनी है भाई, 3000 बेसेस। एवरेज साइज जीन की कितनी है, 3000 बेसेस, लेकिन सबसे बड़ी जीन की साइज है 2.4 मिलियन बेसेस, वो मस्कुलर डिस्ट्रोफिन की जीन है। फिर नेक्स्ट लक्षण पढ़े भाई। अब देखो, हमको यह मालूम चल गया कि जीन्स की संख्या काफी कम है, मतलब यह मालूम चला नेक्स्ट लक्षण कि 2% से कम जीनोम, 2% से कम जीनोम ही प्रोटीन को कोड करता है। मतलब इतना बड़ा मानव डीएनए है, इतना लंबा मानव डीएनए है, इतने 3 बिलियन 3.1647 बिलियन बेस पेयर्स हैं। उस पूरे मानव जीनोम में 2% से कम हिस्सा ही जीन है, 2% से कम हिस्सा ही प्रोटीन बनाता है, 2% से कम जीनोम ही प्रोटीन को कोड करता है। मतलब अधिकांश डीएनए, बाकी 98% जो डीएनए है वो नॉन कोडिंग है। इसका मतलब मानव का जो अधिकांश डीएनए क्या है, नॉन कोडिंग। अब यहां पर सुनना, नॉन कोडिंग का मतलब यह है कि वो प्रोटीन नहीं बना रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कोई काम का नहीं। सुन लेना, बहुत फर्क है। नॉन कोडिंग का मतलब है वो प्रोटीन नहीं बना रहा,
लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वो कोई काम का नहीं है। उसका काम प्रोटीन बनाना नहीं है, उसका काम गुणसूत्रों की संरचना में है, उसका काम जैव विकास में योगदान देना है, उसका कार्य संरचना में है। ठीक है, सुन लेना वापस, 2% से कम जीनोम ही प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, डीएनए में जो जीन वाला भाग है, वो डीएनए जो प्रोटीन बनाता है उसे जीन कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं आनुवांशिकी में। तो पूरे मानव डीएनए में 2% से कम हिस्सा ही प्रोटीन बनाता है। बाकी जो 98% डीएनए है वो प्रोटीन नहीं बना रहा, नॉन कोडिंग है, लेकिन काम कर रहा है। प्रोटीन नहीं बना रहा, लेकिन संरचना में, गुणसूत्रों के आकार या संरचना बनाने में, जैव विकास में उसका योगदान है। तो अधिकांश डीएनए नॉन कोडिंग होता है, और उसे हम किस नाम से जानते हैं? और उसे पुनरावृत्त डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। ठीक है भाई, क्या है, ध्यान देंगे। 2% से कम जीनोम जो है वो प्रोटीन बना रहा है, वो तो बात हो गई। अधिकांश डीएनए जो है वो नॉन कोडिंग है, प्रोटीन नहीं बनाता, और उसे क्या कहते हैं? पुनरावृत्त डीएनए। अभी हम पुनरावृत्त डीएनए की बात भी करेंगे, सैटेलाइट डीएनए, पुनरावृत्त डीएनए सब पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन जो डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, नॉन कोडिंग है, उसे अपन ने क्या कह दिया बच्चों? पुनरावृत्त डीएनए। ठीक है, अब इसका कार्य या इस पुनरावृत्त डीएनए का कार्य गुणसूत्र की संरचना में एवं जैव विकास में योगदान होता है। भले ही ये प्रोटीन नहीं बना रहा, ये नॉन कोडिंग है, प्रोटीन नहीं बना रहा, लेकिन गुणसूत्रों की संरचना बनाने में, जैव विकास में, जैसे जैसे जैव विकास हो रहा है उसमें योगदान कौन देगा? ये पुनरावृत्त डीएनए। कैसे देगा अभी हम पढ़ेंगे। हां, ये पुनरावृत्त डीएनए, सैटेलाइट डीएनए अभी एचजीपी के बाद यही बताऊंगा, तो ध्यान से ये टॉपिक अभी वापस आएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ अपन एचजीपी के लक्षण देख रहे हैं। ठीक है भाई, तो अधिकांश डीएनए नॉन कोडिंग है, ये अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट लक्षण क्या है भाई? नेक्स्ट लक्षण ये है कि गुणसूत्र फर्स्ट यानी क्रोमोसोम 1 पर सर्वाधिक जीन्स होती हैं, 2968 जीन्स। क्रोमोसोम 1 पे सर्वाधिक जीन्स हैं, और न्यूनतम जीन्स याद होगा आपको, क्रोमोसोम Y पढ़ा था अपन ने, Y गुणसूत्र। Y गुणसूत्र पर कितनी जीन्स थी? आनुवांशिकी में पढ़ा है, आनुवांशिकी में पढ़ा है भाई, कितनी जीन्स? केवल 231। याद आया ना? होलैंड्रिक जीन्स कहते थे इसे। क्या कहते थे? होलैंड्रिक जीन्स। हां, तो सर्वाधिक जीन्स क्रोमोसोम 1 पर हैं, 2968। सर्वाधिक जीन्स क्रोमोसोम 1 पे है ना, इसलिए इसके क्रम पता लगाने में इतना समय लग गया। ठीक है, और क्रोमोसोम Y में कितनी जीन्स हैं? केवल 231। तो न्यूनतम जीन्स क्रोमोसोम Y पे, सर्वाधिक जीन्स क्रोमोसोम 1 पर। ठीक है भाई, फिर आखिरी पॉइंट रह गया एक, फिर क्या पता होना चाहिए? हां, अब मानव डीएनए में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज,
मानव डीएनए में 1.4 मिलियन ऐसे स्थल होते हैं, ध्यान देंगे, ऐसे स्थल होते हैं जिनमें मानव डीएनए में 1.4 मिलियन ऐसे स्थल होते हैं जिनमें एकल न्यूक्लियोटाइड का अंतर देखा जाता है। जिसमें क्या है बच्चों, एकल न्यूक्लियोटाइड का अंतर देखा जाता है, उसे कहते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम कहते हैं भाई एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता। क्या है भाई, वापस सुनो। आप कोई भी दो मानव डीएनए ले लो, हमको यह पता है दो मानव डीएनए में 99.9% डीएनए एक समान है, लेकिन दोनों मानव डीएनए में 0.1% अंतर है। इसका मतलब जब आप दो मानव डीएनए को देखोगे तो दो मानव डीएनए में 1.4 मिलियन जगह ऐसी होगी। मतलब पूरे मानव डीएनए में 1.4 मिलियन जगह ऐसी हो सकती है जहां पर एक एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर हो। मतलब किसी व्यक्ति में ए है तो किसी दूसरे व्यक्ति के डीएनए में उसी जगह पर टी होगा, किसी तीसरे व्यक्ति में उसी जगह पर सी होगा, किसी और व्यक्ति में उसी जगह पर जी होगा, दूसरे व्यक्ति में उसी जगह पर या दूसरी जगह पर। तो ऐसे 1.4 मिलियन क्षेत्र ऐसे हैं। 1.4 मिलियन यानी 1.4 मिलियन जगह ऐसी है जहां पर एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर दो व्यक्तियों में मिलेगा, और उसे क्या कहते हैं, SNP, या उसे क्या कहेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे भाई, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सभी क्या थे भाई, हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लक्षण। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। जैसे ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ, हमें क्या क्या मालूम चल गया, हमें मालूम चल गया एग्जैक्ट सटीक संख्या कितनी है जीनोम की, 3.1647 बिलियन बेस पेयर्स हैं। ठीक है, उसमें भी 99.9% डीएनए सभी व्यक्तियों में एक जैसा है। कुल जीन्स की संख्या 30,000 से 35,000 ही हैं। 2% से कम जीनोम ही प्रोटीन को कोड करता है। अधिकांश डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, नॉन कोडिंग है। लेकिन प्रोटीन नहीं बनाता, गुणसूत्रों के संरचना बनाने में और जैव विकास में अपना योगदान देगा। सर्वाधिक जीन्स गुणसूत्र 1 पर होंगी, न्यूनतम जीन्स गुणसूत्र Y पर होंगी, और पूरे मानव डीएनए में 1.4 मिलियन जगह ऐसी होगी जहां पर एक एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर दिखेगा। उन्हें हम क्या कहेंगे, SNPs। ठीक है भाई, क्लियर था। ये हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे भाई, यहां बिल्कुल सही, अब हम यहां पर बात करेंगे सैटेलाइट डीएनए एवं पुनरावृत्त डीएनए। पुनरावृत्त डीएनए जिसे कहेंगे रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, अब देखो भाई, सुनो, ये दोनों का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद फिर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे बात करेंगे। अब सुनो, पुनरावृत्त डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए के बारे में अपन को थोड़ी सी चीज मालूम चल गई। क्या मालूम चल गई? कि पुनरावृत्त डीएनए हमारे डीएनए का वो अधिकांश भाग है जो नॉन कोडिंग है ना। इतना तो मालूम चल गया।
पुनरावृत डीएनए जो है, पुनरावृत डीएनए वो अधिकांश डीएनए का भाग है। हमारे अंदर अधिकांश डीएनए वाला भाग है जो नॉन कोडिंग है, प्रोटीन नहीं बनाता। इतना तो मालूम है, ठीक है। नई चीज हमारे लिए क्या है? नई चीज हमारे लिए ये सैटेलाइट डीएनए है कि सर ये क्या है। अब सबसे पहले सुन लो, इसका नाम सैटेलाइट क्यों है, सुनो। तो ये सैटेलाइट डीएनए बच्चों हमारा मानव डीएनए का ही वो भाग है तो मानव डीएनए। मानव डीएनए के उस भाग को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं जिसका घनत्व यानी जिसकी डेंसिटी बाकी डीएनए से अलग है। हमारे पास ये पूरा मानव डीएनए, पूरे मानव डीएनए में कुछ भाग ऐसा है हमारे डीएनए का जिसका घनत्व या जिसकी डेंसिटी अन्य डीएनए से अलग है या कम है। और वो मानव डीएनए का भाग जिसका घनत्व या डेंसिटी कम या भिन्न है बाकी डीएनए से, उसे कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है भाई, तो सुनो, मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? सैटेलाइट डीएनए की। ठीक है, क्या बता रहा हूं ध्यान से सुन लेंगे, बहुत आसान है। सैटेलाइट डीएनए क्या है सुन लो। सैटेलाइट डीएनए हमारा डीएनए का ही भाग है और हमारे डीएनए का वो भाग है जिसका घनत्व या जिसकी डेंसिटी बाकी डीएनए से भिन्न है यानी कम है। तो क्या है भाई? सैटेलाइट डीएनए में लिख रहा हूं मैं, मानव डीएनए का वह भाग जिसका घनत्व यानी बच्चों डेंसिटी अन्य डीएनए से भिन्न मतलब कम होती है। अब ये पता कैसे चला, है ना? पता कैसे चला कि मानव डीएनए का कुछ ऐसा भाग है जिसका घनत्व बाकी डीएनए से कम है या अलग है? कैसे पता चला? अपकेंद्रन तकनीक के द्वारा। हां, कैसे पता चला? अपकेंद्रन, याद है ना? सेंट्रीफ्यूगेशन। हां, अपकेंद्रन या सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान। अपकेंद्रन भी बच्चों मैंने कहा था एक सेपरेशन टेक्निक होती है। अपकेंद्रन या सेंट्रीफ्यूगेशन में अपन घनत्व के आधार पर अंतर पता करते हैं। जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे की ओर अवसादित होता है, जिसका घनत्व या भार कम होता है वो ऊपर की ओर रहता है। तो घनत्व के आधार पर जब अपन अंतर या सेपरेशन करते हैं तो उस तकनीक को क्या कहते हैं? अपकेंद्रन या सेंट्रीफ्यूगेशन। तो करते क्या है आप, है ना, किसी भी मानव कोशिका से, सुनो, किसी भी मानव कोशिका से डीएनए निकाल लो। किसी भी मानव कोशिका से जब आप डीएनए निकाल लोगे ना और उस पूरे डीएनए का अपकेंद्रन करोगे तो एक डीएनए तो है, मुख्य डीएनए का भाग तो नीचे की ओर अवसादित हो जाएगा और कुछ डीएनए का भाग ऊपर की ओर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व बाकी डीएनए से अलग है, कम है, और उसे ही क्या कहेंगे? सैटेलाइट डीएनए। उसे ही क्या कहेंगे? सैटेलाइट डीएनए। क्लियर है भाई? देखो बहुत आसान कर रहा हूं चीज, ये समझ आ गया ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दिक्कत क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम आगे समझेंगे ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलो अभी रुको। तो सैटेलाइट डीएनए मानव डीएनए का ही भाग है जिसका घनत्व कम है, बाकी डीएनए से अलग है। अब सवाल है घनत्व कम क्यों है? घनत्व कम इसलिए है क्योंकि इसका न्यूक्लियोटाइड क्रम बाकी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम से भिन्न होगा।
भाई है तो डीएनए, डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन यही तो होते हैं। लेकिन इस सैटेलाइट डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड क्रम है, वो न्यूक्लियोटाइड क्रम बाकी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम से अलग होगा। इसी का कारण तो है कि उसका घनत्व भी अलग होगा। तो इसका न्यूक्लियोटाइड क्रम में पुनरावृत डीएनए होता है। इसमें क्या होता है? पुनरावृत डीएनए। पुनरावृत का मतलब है जैसे अगर ए है तो ए ए ए ए ए लगातार है, टी है तो टी 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 लगातार है। मैंने कहा एटी है तो एटी 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 न्यूक्लियोटाइड क्रम लगातार है। मैंने कहा सी और जी का क्रम है तो सी और जी का क्रम लगातार है, सी जी सी जी सी जी सी जी सी जी। मतलब न्यूक्लियोटाइड के क्रम रिपीट हो रहे हैं, पुनरावृत्ति दर्शा रहे हैं। और ऐसे पुनरावृत न्यूक्लियोटाइड का क्रम इस सैटेलाइट डीएनए में मिलेगा। तो इस सैटेलाइट डीएनए में दूसरा बिंदु, इस सैटेलाइट डीएनए में या इसमें पुनरावृत न्यूक्लियोटाइड क्रम पाए जाते हैं। तो आप समझ गए ना, अगर इस डीएनए में पुनरावृत न्यूक्लियोटाइड क्रम पाए जाते हैं, ए ए ए की पुनरावृत्ति है, टी 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 की पुनरावृत्ति है, सी 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 या जी 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 या ए टी या जी सी जी सी या ए जी किसी भी न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति है, तो मतलब कौन सा डीएनए है? हां, पुनरावृत डीएनए ही तो है। तो इससे क्या मालूम चल गया? इससे यह मालूम चल गया बच्चों कि सैटेलाइट डीएनए एक प्रकार का पुनरावृत डीएनए ही है। क्या मालूम चल गया? सैटेलाइट डीएनए एक प्रकार का पुनरावृत डीएनए ही है, अलग अलग नहीं, एक ही चीज है। तो सर दो अलग अलग नाम क्यों? जब एक ही चीज है आप कह रहे हो तो दो अलग अलग नाम क्यों हैं? अरे भाई क्योंकि पता अलग अलग चला ना। वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने पूरा मानव डीएनए लिया, वैज्ञानिकों ने पूरा मानव डीएनए लिया और पूरे मानव डीएनए का अपकेंद्रण कर दिया। जब वैज्ञानिकों ने पूरे मानव डीएनए का अपकेंद्रण कर दिया तो कुछ ऐसा डीएनए था जिसका घनत्व ज्यादा था, वो नीचे की ओर अवसादित हो गया, और कुछ डीएनए का घनत्व हल्का था, कम था, उसका वो अलग से आ गया। तो जिसका घनत्व बाकी डीएनए से अलग था, कम था, उसको क्या नाम दे दिया? सैटेलाइट डीएनए। पहले तो नाम दे दिया सैटेलाइट डीएनए, फिर उसका अध्ययन किया कि इसका घनत्व अलग क्यों आया, तो उसका न्यूक्लियोटाइड क्रम देखा, तो देखा अरे यार इसके न्यूक्लियोटाइड क्रम में तो पुनरावृत क्रम है, ए ए ए जी 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 टी टी टी, ये तो पुनरावृत न्यूक्लियोटाइड के क्रम हैं। ये तो क्या निकला? पुनरावृत डीएनए निकला। तो सैटेलाइट डीएनए किस प्रकार का डीएनए है? पुनरावृत। मतलब कोडिंग हुआ या नॉन कोडिंग? मतलब कोडिंग हुआ या नॉन कोडिंग? हां, पुनरावृत डीएनए का प्रकार है, मतलब समझ आ गई ना, नॉन कोडिंग डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए एक प्रकार का पुनरावृत डीएनए है, मतलब यह भी नॉन कोडिंग है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल चीज इतनी? तो सैटेलाइट डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए का नाम अलग क्यों पड़ा? नाम अलग इसलिए दिया गया क्योंकि अपकेंद्रण के दौरान इसका घनत्व अलग था, बस।
फिर जब इसका अध्ययन किया गया तो यह देखा गया, अरे यार इसका तो न्यूक्लियोटाइड क्रम वैसा ही है पुनरावृत्त डीएनए जैसा, ये तो पुनरावृत्त डीएनए ही है, ये तो नॉन कोडिंग ही है। ठीक है, तो हमारे लिए सैटेलाइट डीएनए पुनरावृत्त डीएनए एक ही है। हां, अब क्या हुआ भाई, अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये दो प्रकार का है। सैटेलाइट डीएनए दो प्रकार का है भाई। क्या से दो प्रकार का है? एक जिसे कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स और एक जिसे कहते हैं बच्चों मिनी सैटेलाइट्स। ठीक है ना, एक क्या कहेंगे माइक्रो सैटेलाइट और दूसरे को क्या कहते हैं बच्चों मिनी सैटेलाइट। तो दो तरह के हैं, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स। सुनो, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट क्या है? आप ये तो समझ गए होंगे बच्चों कि ये सैटेलाइट डीएनए है क्या? पुनरावृत्त डीएनए है क्या? पुनरावृत्त डीएनए है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो माइक्रो सैटेलाइट्स जो हैं ये बहुत छोटे पुनरावृत्त न्यूक्लियोटाइड क्रम हैं। बहुत छोटे का मतलब है एक या दो बेस पेयर लंबे। ठीक है, और मिनी सैटेलाइट्स को कहते हैं VNTR। हां, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। क्या मतलब है? सुनो बच्चों, उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण से कैसे है? मैंने एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम आप देख रहे हो, ATCGAAGATT। ये एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम है बच्चों। तो देखो, इसमें AA की पुनरावृत्ति आई, इसमें TT की पुनरावृत्ति आई। तो ये छोटे छोटे एक या दो न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति है, AATT। तो इन न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति को माइक्रो सैटेलाइट्स कह देंगे। बहुत दो दो की, मतलब ए लगातार आ गए, TT आ गए, GG आ गए, CC आ गए। ये एक दो बेस पेयर की पुनरावृत्ति अगर है ना, ये एक दो बार वापस आ गया AAA TTT, तो ये एक या दो बार पुनरावृत्ति अगर हो गई तो इतने छोटे पुनरावृत्त डीएनए को माइक्रो सैटेलाइट्स कहेंगे। इसकी पहचान करना मुश्किल है क्योंकि एक एक दो दो न्यूक्लियोटाइड कहां पर हैं, एक एक दो दो न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति कहां पर है, यह पता करना थोड़ा मुश्किल है। मिनी सैटेलाइट्स जो हैं बच्चों, ठीक है, अब मिनी सैटेलाइट जो हैं उन्हें कहते हैं VNTR। क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। टैंडम रिपीट का मतलब देखो बच्चों, A के बाद T आया, ये देखो AT 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 CG 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 GA 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 GA। ये इस तरह की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? टैंडम रिपीट। जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं ना बच्चों, तो क्रिकेट खेलते हैं तो मैंने कहा दो बॉलर हैं, जैसे मैंने कहा बुमराह है और भुवनेश्वर कुमार है, तो बुमराह भुवनेश्वर, बुमराह भुवनेश्वर, बुमराह भुवनेश्वर, बुमराह भुवनेश्वर। इसको करते जाओ तो ये कैसी रिपीट है? टैंडम रिपीट। ठीक है, कोहली शर्मा, कोहली रोहित, कोहली रोहित, कोहली रोहित, ये क्या है? टैंडम रिपीट। ए के बाद टी, फिर वापस ए, फिर टी, फिर ए, फिर टी, फिर ए, फिर टी, सी, फिर जी, फिर सी, फिर जी, फिर सी, फिर जी। तो इसे क्या कहते हैं? टैंडम रिपीट। इसे क्या कहते हैं बच्चों? टैंडम रिपीट। और इस तरह की पुनरावृत्त डीएनए क्या कहलाएगा? मिनी सैटेलाइट्स। इस तरह का पुनरावृत्त डीएनए क्या कहलाएगा? मिनी सैटेलाइट या VNTR। यह बेहद जरूरी है।
ये बेहद जरूरी इसीलिए है क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसी का यूज करेंगे। जो अब नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें यही इसी चीज का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी क्या बताया भाई, हम तो सैटेलाइट डीएनए की बात कर रहे थे। हमें मालूम चल गया सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग है, प्रोटीन नहीं बनाता। हमें मालूम चल गया सैटेलाइट डीएनए पुनरावृत डीएनए का ही प्रकार है। अगर उसमें एक या दो पुनरावृत न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो उसे माइक्रो सैटेलाइट्स कहेंगे, और यदि उसमें टैंडम रिपीट्स हैं, इस तरह की पुनरावृत्ति है, तो उसे मिनी सैटेलाइट्स या वीएनटीआर कहेंगे। और इसका प्रयोग हम किस में करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब सवाल आएगा बिल्कुल सर इसका प्रयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्यों, किस लिए? अभी सब बताऊंगा, ठीक है? तो आ जाओ भाई, अब हम किसकी बात करेंगे ध्यान से। यहां पर हम पढ़ेंगे तो क्या बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक, ठीक है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हिंदी होती है डीएनए अंगुली छापन, पर चलेगा, फिंगरप्रिंटिंग कॉमन है। पहली चीज पता होनी चाहिए बच्चों, ये किस वैज्ञानिक ने तकनीक बनाई थी? एलेक जेफरीज, ठीक है? एलेक जेफरीज एक वैज्ञानिक है बच्चों, जिन्होंने क्या किया था? एलेक जेफरीज ही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक बनाई। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने से पहले सुनो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए जिसे कहते हैं डीएनए बहुरूपता या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मैं पहले बच्चों इनकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर समझाएंगे आराम से है क्या, बहुत आसान है। तो आपके पास देखो बच्चों, मैंने पहले तो परिभाषा क्या लिखी है, देखो मैंने डीएनए बहुरूपता की परिभाषा लिखी है। डीएनए बहुरूपता को क्या मतलब है? डीएनए बहुरूपता की परिभाषा है व्यक्तियों में आनुवांशिक स्तर पर जो विविधता पाई जाती है उसको डीएनए बहुरूपता कहते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, बहुत सिंपल, सुन लो। हमको यह पता है दो व्यक्तियों में 99.9% डीएनए एक जैसा है ना? 99.9% डीएनए हर व्यक्ति में एक जैसा है। इसका मतलब 0.1% डीएनए हर व्यक्तियों में अलग भी तो है। 0.1% डीएनए हर व्यक्ति में अलग है। हर व्यक्ति में 0.1% जो डीएनए अंतर है वही तो हर व्यक्तियों की विविधता है। आज आपका और मेरा डीएनए 99.9% एक जैसा है, लेकिन आपका और मेरे डीएनए में आनुवांशिक विविधता कितनी है? 0.1%। तो आपका और मेरा डीएनए, और आपका क्या, आपका और किसी और का भी डीएनए, अगर आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं हैं, अगर आप लोगों में से कोई जुड़वा बच्चे हैं भाई जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, तो कोई विविधता नहीं है, तो 100% डीएनए आप लोगों का एक जैसा है। लेकिन उनको छोड़ दें तो अन्य सभी व्यक्तियों में 0.1% डीएनए अंतर है, और वो सभी व्यक्तियों में अलग है। सभी व्यक्तियों में यही आनुवांशिक विविधता है। इसे ही क्या कहेंगे? डीएनए बहुरूपता। कहने का मतलब है हर व्यक्ति का
0.1% डीएनए एक दूसरे से अलग है। हर व्यक्ति का 0.1% डीएनए हर दूसरे व्यक्ति से अलग है। इसे ही क्या कहेंगे? डीएनए बहुरूपता। और इसी के कारण तो हर व्यक्ति का डीएनए यूनिक है, और हर व्यक्ति का डीएनए अलग है, तो डीएनए से एक व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। इसी का सिद्धांत तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करेंगे। इसी का सिद्धांत तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करेंगे। आ रही है बात समझ में? हर व्यक्ति में 0.1% जो अंतर है, जो विविधता है, उसे डीएनए बहुरूपता अपन ने कह दिया। क्योंकि हर व्यक्ति में 0.1% डीएनए अलग है। मेरा डीएनए अलग है, आपका अलग है, सब में 0.1% अलग है ना। 99.9% तो समान है, लेकिन 0.1% अंतर है, तो हम उसी अंतर को ढूंढेंगे। भाई 99.9% डीएनए तो एक समान है, उसमें क्या पता कर लोगे? वो तो सबका एक जैसा है, लेकिन सब में 0.1% अलग है। तो सब में 0.1% जो विविधता है, उसी की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करेंगे। सही बात? बिल्कुल सही बात है। अब सुनो, ठीक, अब मेरा यह सवाल है कि हर व्यक्ति में आपका और मेरा डीएनए ले लेते हैं, ठीक है बच्चों? आपका और मेरा डीएनए दोनों 0.1% एक दूसरे से अलग है। हम दोनों में, या आप अपन दोनों में 0.1% डीएनए एक दूसरे से अलग है। अब ये जो 0.1% अंतर है आपके और मेरे डीएनए में, इसको आप कहां ढूंढोगे? है तो पूरा मानव डीएनए। सुनो, अब देखो मैंने क्या किया, मान लो यहां पर एक और देखो, बहुत मजेदार चीज है। ये रहा मेरे पास पूरा मानव डीएनए। आ जाओ, ठीक है। अब इसमें से मुझे पता है बहुत कम ही कोडिंग हिस्सा है। कोडिंग डीएनए बहुत कम है, और मुझे पता है नॉन कोडिंग डीएनए बहुत ज्यादा है। यह बात तो सही है ना? यह तो क्लियर है बात। हमारा जो पूरा मानव जीनोम है, पूरा मानव डीएनए है, उसमें कोडिंग डीएनए का भाग तो कम है, और ज्यादा भाग नॉन कोडिंग डीएनए का है ना? नॉन कोडिंग डीएनए का मतलब, नॉन कोडिंग डीएनए का मतलब सैटेलाइट डीएनए या पुनरावृत्त डीएनए। आ गई बात समझ में? और कोडिंग डीएनए ये रहा। इतना तो क्लियर मैंने कर दिया भाई, आसान कर दिया चीज, कि भाई बहुत कम डीएनए है जो कोडिंग है, और बहुत ज्यादा डीएनए जो है, बहुत बड़ा पार्ट जो डीएनए, अधिकांश डीएनए है, वो नॉन कोडिंग है, जिसे मैंने कह दिया सैटेलाइट डीएनए। ये इसके बाद मैंने आपसे कहा कि 19 हम में तो 99.9% डीएनए एक जैसा है। 99.9% डीएनए एक समान है। 0.1% जो डीएनए है वो एक दूसरे से भिन्न है। यानी यही क्या है? विविधता है ना भाई? हर व्यक्ति में या अपन में ये 0.1% डीएनए ही अलग है या एक दूसरे से भिन्न है। सही बात है? क्लियर है विविधता? अब मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि बच्चों ये जो 0.1% भिन्नता है, ये जो हम दोनों डीएनए, आपके और मेरे डीएनए में जो 0.1% अंतर है, भिन्नता है, इस भिन्नता को आप कोडिंग हिस्से में मिलेगी या नॉन कोडिंग हिस्से में मिलेगी? सोचना बहुत आराम से, सोचना आप वापस। ये जो 0.1% डीएनए का अंतर आपके और मेरे डीएनए में है, ये इस डीएनए में ही है। यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा डीएनए है, इस पूरे डीएनए में आप और मैं 0.1% अलग हैं। तो ये अलग या भिन्नता
आपको कोडिंग हिस्से में मिलेगी, नॉन कोडिंग हिस्से में मिलेगी, या कहीं भी मिल सकती है? सोच के बताना। ये जो 0.1% आपके और मेरे डीएनए में अंतर है, या आपके और किसी और व्यक्ति के डीएनए में जो 0.1% अंतर है, ये अंतर आपको संपूर्ण डीएनए में कहीं पर मिल सकता है, या कोडिंग हिस्से में मिलेगा, या नॉन कोडिंग में, या कहीं पर भी। पूरे डीएनए में सर कहीं पर भी हो सकता है। तो अब सुन लेना, जो भी आपने सोचा होगा इसका उत्तर सुन लो। इसका उत्तर है ये 0.1% भिन्नता नॉन कोडिंग डीएनए में मिलेगी। किस में मिलेगी? ये जो 0.1% अंतर है या भिन्नता है, ये नॉन कोडिंग डीएनए में मिलेगी। अब आप पूछ रहे होंगे सर क्यों, कोडिंग में क्यों नहीं मिलेगी? अब सुनो, आप और मैं, आपके अंदर भी इंसुलिन प्रोटीन है, मेरे अंदर भी इंसुलिन प्रोटीन है। आपका इंसुलिन मेरा इंसुलिन सेम है, सेम है। आपके अंदर हीमोग्लोबिन, मेरे अंदर हीमोग्लोबिन सेम है, सेम है। आपके अंदर कोलेजन प्रोटीन, नाखून में बालों में केराटिन प्रोटीन, मेरे नाखून और बालों में भी केराटिन प्रोटीन। मतलब आपके शरीर में जो प्रोटीन है वही तो मेरे शरीर में भी प्रोटीन्स हैं। इंसुलिन है, एंजाइम्स पेप्सिन, ट्रिप्सिन, वो एंजाइम्स मेरे शरीर में भी हैं। तो ये सब एंजाइम और प्रोटीन्स को कोड कौन कर रहा है? जीन। जीन मतलब कौन सा भाग? कोडिंग भाग। वो तो आप में और मेरे में सेम है, वो तो आप में और मेरे में सेम है। इसका मतलब आपका और मेरा जो डीएनए है उसमें जो अंतर मिल रहा है 0.1%, वो कोडिंग हिस्से में नहीं मिलेगा। वो किस में मिलेगा? नॉन कोडिंग में मिलेगा। सर कोडिंग में क्यों नहीं मिल सकता? हो तो सकता है, हां कोडिंग में हो सकता है उत्परिवर्तन हो जाए। आज आपके हीमोग्लोबिन में, इनफैक्ट चलो आपका छोड़ो, मेरे हीमोग्लोबिन वाला जो जीन है डीएनए, उसमें कोई परिवर्तन आ गया तो मेरे को थैलेसीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। कोडिंग हिस्से में अगर आप कोई भिन्नता या परिवर्तन लाओगे तो उससे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उससे आपके जनन क्षमता पे प्रभाव पड़ सकता है, आपके कार्यकी पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर नॉन कोडिंग में कोई अंतर आएगा, हमेशा यह भिन्नता या आनुवंशिक विविधता नॉन कोडिंग में आती है। जैव विकास नॉन कोडिंग में होगा। क्यों? नॉन कोडिंग में आप न्यूक्लियोटाइड क्रम परिवर्तित करके देख लो। नॉन कोडिंग डीएनए में आप न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन लेकर आओ, उससे कोई प्रोटीन पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, प्रोटीन बनाता ही नहीं है वो। इसीलिए तो जैव विकास में योगदान देता है, इसीलिए तो दो व्यक्तियों की पहचान में योगदान देता है, इसीलिए तो ये गुणसूत्रों की संरचना बनाएगा, क्योंकि इसको प्रोटीन तो बनाना ही नहीं है। प्रोटीन बनाने का काम इस डीएनए का है। ये काम है भाई, इसका काम है प्रोटीन बनाना, एंजाइम्स बनाना, हार्मोन्स बनाना, कार्यकी में योगदान देना। ये उससे फ्री है भाई। प्रोटीन तो कोडिंग डीएनए तू बना, तू कार्यकी पे, जनन पर, उन पर काम कर, है ना। मानव की कार्यकी में कोडिंग डीएनए काम करेगा, जनन में कोडिंग डीएनए काम करेगा। ये फ्री है, इसको जनन से, कार्यकी से कोई लेना देना नहीं। ये तो बोलेगा भाई मेरे में सब परिवर्तन, जितनी विविधता लानी है मेरे में लाओ, क्योंकि मेरे में विविधता आने पर व्यक्ति के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं धीरे धीरे जैव विकास में योगदान दूंगा, मैं गुणसूत्रों की संरचना को बनाने में योगदान दूंगा। तो आपके और मेरे में जो 0.1% अंतर है ना बच्चों, आपके और मेरे डीएनए में या किसी भी दूसरे व्यक्तियों के डीएनए में
जो 0.1% भिन्नता है वो किस हिस्से में होगी? नॉन कोडिंग डीएनए में मिलेगी। किस में मिलेगी? नॉन कोडिंग डीएनए में। क्यों? क्योंकि ये जनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता, कार्यकी को प्रभावित नहीं करता, है ना भाई? तो मैं लिख दूं, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए जो आनुवांशिक विविधता या बहुरूपता नॉन कोडिंग डीएनए में पाई जाती है, चूंकि वह कार्यकी एवं जनन क्षमता को प्रभावित नहीं करती। आ गई बात समझ में भाई? कि ये कोई भी आनुवांशिक विभिन्नता आएगी, कोई भी आनुवांशिक विविधता या बहुरूपता आप ढूंढोगे, दो व्यक्तियों में जो 0.1% अंतर ढूंढोगे, आगे चलकर किसी और दो व्यक्तियों में 0.1% अंतर ढूंढोगे, वो आपको नॉन कोडिंग डीएनए में मिलेगी। क्यों? एक सीधी सी बात है, आप चाहोगे कि उत्परिवर्तन आपके जीन में हो या नॉन कोडिंग डीएनए में हो? अगर कोई उत्परिवर्तन हो जाए तो उत्परिवर्तन आप कहां पर चाहोगे हो? आपके जीन वाले हिस्से में जो प्रोटीन बनाता है उसमें उत्परिवर्तन हो? नहीं ना, नॉन कोडिंग में हो जा। उत्परिवर्तन होना ही है तो नॉन कोडिंग में हो, क्योंकि उससे मेरी कार्यकी प्रभावित नहीं होगी, जनन क्षमता प्रभावित नहीं होगी, वो तो इकट्ठा होता रहेगा नॉन कोडिंग डीएनए में। हां, और वो उत्परिवर्तन इकट्ठे हो के आगे जैव विकास तो करेंगे, एवोल्यूशन तो करेंगे। इसलिए नॉन कोडिंग डीएनए फालतू नहीं है। प्रोटीन नहीं बना रहा लेकिन फालतू नहीं है, आगे चलकर जैव विकास में योगदान देगा, गुणसूत्रों की संरचना में योगदान देगा, सारे विविधता को एकत्रित करेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज? तो अब समझ आ गई ना आपको? एक चीज आ गई होगी। तो अगर 0.1% अंतर आपको नॉन कोडिंग डीएनए में मिलेगा, मतलब सैटेलाइट डीएनए में मिलेगा। इसीलिए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वीएनटीआर का पहचान करेंगे। इसीलिए एक पॉइंट लिख रहा हूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? वीएनटीआर की पहचान पर। अंतर नॉन कोडिंग 0.1% अंतर ढूंढना है, वो नॉन कोडिंग डीएनए में मिलेगा, सैटेलाइट डीएनए में मिलेगा, और हम उसकी पहचान कौन से सैटेलाइट डीएनए में करेंगे? वीएनटीआर में। ठीक है? तो अगली क्लास में बच्चों, अगली क्लास में हम जैव प्रौद्योगिकी का चैप्टर पूरा कर लेंगे। अगले लेक्चर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सिद्धांत देखेंगे और कुछ एंजाइम्स की बात करेंगे, और अगली कक्षा में हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर यानी 2 चैप्टर बच्चों, सिद्धांत और अनुप्रयोग पूरे कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं यहां तक चीजें क्लियर होंगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पद की बात हम कल नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।